एसएससी सीएचएसएल जीके पीवाईक्यू के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछे गए सभी केमिस्ट्री एमसीक्यू। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैन वी सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि दो लिक्विड अगर मान लो आपस में घुल जाती हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप अगर मिल्क लेते हो और वाटर लेते हो, आपस में घुल जाता है ना, वैसे ही दो लिक्विड आप लेते हो आपस में ये घुल जाता है। तो इसको सेपरेट करने के लिए आप कौन सा प्रोसेस आप जो है इस्तेमाल करोगे? क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्टिलेशन। हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे? डिस्टिलेशन। आप लोगों ने मे बी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नाम भी सुना होगा। जैसे जब पेट्रोलियम निकालते हैं तो वो एकदम कीचड़ की तरह होता है, ब्लैक कलर का स्टिकी स्टिकी कीचड़ की तरह होता है, चिपचिपा सा। अब उसी में पेट्रोल, उसी में केरोसिन, उसी में डीजल, उसी में वैक्स और बहुत सारी चीजें मिली हुई होती है। और क्या किया जाता है, उनको फिर हीट करते हैं। हीट करके अलग अलग टेम्परेचर पे पेट्रोल, केरोसिन, डीजल वगैरह ये सब निकालते हैं। तो आप लोगों ने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी सुना होगा। बाकी जो प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लो। तो क्रोमेटोग्राफी आपने पढ़ा होगा कि अगर मान लो कोई लिक्विड है, अब वो लिक्विड के जो कंपोनेंट है, मान लो कोई अगर लिक्विड है और उसके दो तीन कंपोनेंट है, तो उसके कंपोनेंट को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस यूज करते हैं। आप लोगों ने इंक का जरूर एक्सपेरिमेंट किया होगा या फिर पढ़ा होगा कि अगर इंक को जो है, इंक में एक पेपर डालते हैं तो उसमें से क्या होता है, रेड कलर की, ब्लू कलर की, ब्लैक कलर की अलग अलग लेयर बन जाती है कलर की। तो वो क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस के थ्रू होता है। उसके अलावा सब्लिमेशन क्या होता है? तो सब्लिमेशन जो प्रोसेस है ये क्या है, अगर डायरेक्ट सॉलिड जो है ये डायरेक्टली लिक्विड स्टेज में आए बिना डायरेक्टली गैस स्टेज में चला जाए। हमें पता है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस ये सब स्टेज जो होते हैं, तो मैटर के ये अलग अलग जो स्टेट होते हैं, तो इन स्टेट में से सॉलिड में से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चला जाए, बीच का लिक्विड वाला स्टेट हो ही ना, वैसे केस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। और क्रिस्टलाइजेशन क्या है? तो क्रिस्टलाइजेशन क्या है, मैं थोड़ा प्रोसेस आपको समझाता हूँ। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, मान लो आप पानी लो, पानी में आप मान लो फॉर एग्जांपल आप क्या डाल रहे हो, चीनी डाल रहे हो, है ना, शुगर। ठीक है, तो चीनी घोल रहे हो। तो पानी में आप चीनी घोल रहे हो, एक टाइम के बाद में उस पानी में आप जब आप चीनी डालोगे ना, तो और नहीं घुलेगा, मैक्सिमम लिमिट पहुंच गया है। अब आप क्या करो, उस पानी को थोड़ा सा हीट करो। आप ये देखोगे हीट करने के कारण आप पहले से और ज्यादा घोल पाओगे, शुगर जो चीनी जो है और ज्यादा घोल पाओगे। लेकिन जैसे ही ठंडा करोगे तो जो एक्स्ट्रा आपने घोला था, जो एक्स्ट्रा शुगर आपने उस पानी में घोला था हीट करके, वो क्या होगा, वो सारा का सारा शुगर जो है वो पानी में से जो है वो निकल के क्रिस्टल के फॉर्म में बनने लगेगा। तो वो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं। डैश फोर्सेस वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड रिमूव कंटामिनेट्स। आप लोगों ने वाटर को क्लीन करने के लिए घरों में भी एक मशीन लगती है, आरओ मशीन, है ना। ये आरओ का फुल फॉर्म क्या है? तो रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, पानी को क्लीन करते हैं। बेसिक कैसे होता है मैं थोड़ा समझा देता हूँ। मान लो कि यहाँ पे ना, जैसे क्या होता है कि सबसे पहले ना एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, मतलब कि एक छन्नी, एक छानने के लिए ना एक लेयर होती है। अब यहाँ पे मान लो पानी है, ठीक है। अब पानी के साथ में यहाँ पे काफी सारे जो है ना, मान लो इम्प्यूरिटी है, गंदगी है, मान लो सॉल्ट है काफी सारे। अब होगा क्या, यहाँ पे पानी भी है, ये वाले एरिया में क्या है, वाटर प्लस सॉल्ट है मान लो। अब क्या करेंगे इस वाले एरिया में ना, और ये जो ऐसे करके मैंने बनाया है ना, ये क्या है, ये एक छन्नी है, मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब इस एरिया में क्या करेंगे ना, काफी प्रेशर अप्लाई करेंगे, इस एरिया में काफी सारा प्रेशर अप्लाई करेंगे। प्रेशर अप्लाई करने के कारण क्या होगा, यहाँ के जो वाटर है ना वो इस साइड चला जाएगा, तो यहाँ पे पानी चला जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ सॉल्ट जो है वो बच जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज फाउंड इन लाइम वाटर। तो लाइम वाटर में आपको बताना है कि कौन सा बेस मौजूद होता है। तो कैल्शियम, कैल्शियम का ऑक्साइड लो, है ना, CaO। CaO क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और इस कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डाल दो, पानी में मिला दो, तब क्या बन जाएगा, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और इसी को ही ना लाइम वाटर बोलते हैं, इसी को ही लाइम वाटर बोलते हैं। अब वैसे सीएओ, जो सीएओ है ना, इसको बोलते हैं क्विक लाइम, याद रखना क्विक लाइम, ठीक है, इसको बोलते हैं। और फिर यहाँ पे ये जो है ना, ये जो है ये है स्लैक लाइम, ये है स्लैक लाइम। तो ये सीएओ क्विक लाइम, और ये जो है ये स्लैक लाइम। तो यहाँ पे इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अगली एमसीक्यू हम लोग देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है।
लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव वाइड रेंज ऑफ पीएच। नहीं, देखो जब आप एसिड या बेस को जब मापते हो ना, तो उनको ना उनका कितना स्ट्रांग है कितना वीक है, इसको पीएच स्केल से मापते हैं। होता कैसे है मैं समझाता हूँ। 0 ऐसे करके 7 होगा, 14 होगा। अगर कोई भी लिक्विड वगैरह कुछ भी लो, मान लो आप लेते हो मान लो आप नींबू का रस लेते हो, लेमन का जूस लेते हो। अब उसमें आप जब उसका पीएच जब मेजर करोगे ना, मेजर करने के लिए अलग प्रोसेस है, कैसे मेजर करेंगे वो आपको जानना नहीं है। तो उसको जब आप मेजर करोगे तो फाइनली आपको एक नंबर मिलेगा, है ना, आपको एक नंबर मिलेगा। वो नंबर ये बताएगा कि उसका पीएच कितना है। तो मान लो नींबू का रस को आपने देखा तो उसका पीएच 2 है। 0 से लेकर के 7 तक एसिड वाला मीडियम होता है। मतलब किसी भी अगर लिक्विड को जब आप मेजर करते हो पीएच, और उसका अगर मान लो 0 से 7 तक का उसका वैल्यू आता है पीएच का, इसका मतलब वो एसिड है। और 7 से 14 तक का अगर वैल्यू आता है मतलब वो बेस है। 0 से 7 तक एसिड, एसिड मतलब क्या, अम्ल। और 7 से 14 तक क्या, बेस, बेस मतलब क्षार। और 7 किसका होता है, न्यूट्रल का, जो कि ना अम्ल है ना क्षार है, जैसे वाटर, पानी, वाटर। तो यहां बता रहा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी जीव जंतु है, ये इनके बॉडी का एक पीएच होता है। जैसे हमारा ब्लड का पीएच देखो तो 7 से थोड़ा सा ज्यादा है, 7 से थोड़ा सा ज्यादा है। तो हमारा पीएच अगर 7 के बदले 8 हो जाए या 6 हो जाए तो भी कोई इश्यू नहीं होगा, नहीं प्रॉब्लम है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, ये बहुत ही वाइड रेंज ऑफ पीएच में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इनके लिए पीएच का वैल्यू बहुत लो होना पड़ेगा, मतलब बहुत ज्यादा पीएच कम ज्यादा होगा ना तो प्रॉब्लम होगी। तो ये करेक्ट पूछ रहा है ना, तो ये तो करेक्ट नहीं है। करेक्ट वाला कौन सा है, करेक्ट वाला है ऑप्शन 3। आवर बॉडी वर्क विद इन द पीएच ऑफ 7 से 7.8। हमारा बॉडी का जो पीएच है ना 7 से 7.8, 7.8 के आसपास होता है। ये क्या बता रहा है, देखो दूसरा नंबर स्टेटमेंट भी एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। तो पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 8.2 इज कॉल्ड एसिड रेन। नहीं, देखो नॉर्मली जब रेन होती है, बारिश होती है, तो उसका पीएच होता है 5.7 के आसपास, 5.7 के आसपास। लेकिन अगर किसी रेन वाटर, मान लो आज बारिश होती है, अब उसका पीएच जाके आप मेजर करो, उसका पीएच मान लो आ गया 5.2 आ गया, इसका मतलब वो कैसी बारिश है, वो एसिड रेन है। अगर 5.7 या 5.6 से अगर नीचे का पीएच होता है रेन वाटर का, तो मतलब वो कैसी रेन वाटर है, वो एसिड रेन है। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 1.5। नहीं, हमारे मुंह में जो दांतों में जो सड़न है, सड़न कब स्टार्ट होती है, जब मुंह के अंदर का पीएच 5.5 के नीचे होता है। तो अगर आपके दांतों का पीएच 5.5 के नीचे है तो दांतों में सड़न जो है वो स्टार्ट हो जाती है, कैविटी स्टार्ट हो जाती है। अगले एमसीक्यू देख लेते हैं। मैलिक एसिड इन फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। बताना है मैलिक एसिड जो है आपको किस में मिलेगा। तो करेक्ट आंसर है एप्पल, सेव में मिलेगा आपको मैलिक एसिड। विनेगर जो है, विनेगर आप देखना वो फास्ट फूड वाली दुकान है, चाउमीन मोमो वाली जो दुकान है, वहां पे विनेगर जो है ना, तो विनेगर में आपको एसिटिक एसिड मिलेगा। कौन सा एसिड, तो एसिटिक एसिड। फुल फॉर्मूला क्या है, CH3COOH। यह है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला। एंड स्टिंग, जब चींटी काटती है तो दर्द होता है, पेन होता है, तो क्यों ऐसा, क्योंकि उसमें फॉर्मिक एसिड है। याद रखना, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मूला भी इसका पूछा जाता है, एसएससी CHSL में फॉर्मूला ये सब पूछते हैं, ठीक है ना। देखो जो भी मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी CHSL 2023 जीके प्रिपरेशन के लिए। एसएससी CHSL 2023 जीके प्रिपरेशन के लिए सभी इंपॉर्टेंट है, तो इन सबको भी अच्छे से समझो। उसके अलावा जो टैमरिन जो होता है ना, इमली जो होती है, इसमें कौन सा एसिड होता है, तो टार्टरिक एसिड होता है, टार्टरिक, टार्टरिक एसिड। ये सभी याद रखना है आपको, इन सभी के नाम बार बार एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में ये सब पूछे जाते हैं। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं। पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड कितना होता है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 7 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन 4, 7.4। अगली एमसीक्यू देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द मिक्सचर। मिक्सचर के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ये सही नहीं है। तो वो जो गलत स्टेटमेंट है, वो गलत स्टेटमेंट है ये वाली कि कोलॉइड आर द हेट्रोजेनियस मिक्सचर इन विच पार्टिकल्स आर द लार्ज साइज। कोलॉइड क्या होता है, तो कोलॉइड जो है ना हेट्रोजीनियस मिक्सचर तो होता है, ये तो सही है, लेकिन कोलॉइड का पार्टिकल साइज लार्ज नहीं होता है, बहुत ही छोटा होता है। यहाँ पे देखो, और बाकी जो टर्म है ना ये थोड़ा सा समझो। मान लो आप लेते हो चीनी, शुगर लेते हो, अब इसको जो है आप डाल देते हो वाटर में, पानी में डाल देते हो, पानी में डाल देते हो, तो शुगर को क्या बोलेंगे, तो शुगर को बोलेंगे सॉल्यूट, ठीक है। और जिसमें डाल रहे हो, जिसमें घोल रहे हो, उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। तो वाटर सॉल्वेंट हो गया, शुगर क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, ठीक है। तो ये वाला सब तो सही है। और होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, जब इसको मिलाएंगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से अगर मिला हो तो उसको होमोजीनियस बोलते हैं। लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन होमोजीनियस नहीं होता है। कोलोइडल का एग्जांपल क्या है, जैसे मिल्क, मिल्क जो है, बटर जो है, ये सब कोलॉइड का एग्जांपल है। आपको मिल्क देख के लगेगा कि ये तो अच्छे से प्रॉपर्ली मिला हुआ है ना सॉल्यूशन, लेकिन असल में नहीं है। प्रॉपर्ली आप देखोगे तो वो हेट्रोजीनियस है।
कोलॉइड के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, क्योंकि बहुत बार, क्योंकि ना कोलॉइड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोलॉइड जो है आपके एसएससी सीएचएसएल जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कोलॉइड थोड़ा जान लेते हैं कोलॉइड के बारे में। तो कोलॉइड में क्या होता है, तो जैसे मैंने अभी बताया ना कि दो चीजों को जब घोलोगे तो सॉल्यूशन मिलेगा। तो कोलॉइड में क्या होगा, एक चीज थोड़ा सा लोगे और एक चीज काफी ज्यादा सा लिया आपने, तो जो थोड़ा सा आप ले रहे हो इसको बोलेंगे डिस्पर्स फेज, और जिसमें मिला रहे हो, जिस चीज में मिला रहे हो उसको बोलेंगे डिस्पर्स मीडियम। जैसे कोलॉइड का एग्जांपल क्या है, केक, मिल्क, ठीक है, ब्रेड, बटर, आइसक्रीम, फोम, ये सब जो है कोलॉइड का एग्जांपल है। कोलॉइड जो है, ये कोलॉइड के जो पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसको हम लोग अपने आंखों से देख नहीं सकते हैं, मशीन लगेगा उसके लिए, माइक्रोस्कोप लगेगा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है ना, यहाँ पे देखो हिंदी वगैरह भी मैंने दिया है, तो वहां पे आप देख सकते हो। पार्टिकल साइज बड़े छोटे होते हैं, 1 से लेके 1000 नैनोमीटर तक होता है। कोलॉइड जो है वो टिंडल इफेक्ट दिखाता है, ठीक है, टिंडल इफेक्ट दिखाता है। कोलॉइड को आप फिल्टर करके आप अलग नहीं कर सकते हो, और ये ब्राउनियन मोशन भी दिखाता है। अब देखो ये सारी चीजें जो है ना, ये मैं बहुत डिटेल में भी यहाँ नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरे जीके के लिए अलग से एक चैनल है, क्लास ऑक्साइड स्टडी, जहां मैं जनरल नॉलेज के टॉपिक को बहुत डिटेल में डिस्कस करता हूँ। तो अगर डिटेल में चीजों को जानना है तो क्लास ऑक्साइड स्टडी जो हमारे जीके का चैनल है वहां पर आप जा सकते हो। यहाँ तो मैं बस पीवाईक्यू जो है मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ आपके एसएससी सीएचएसएल 2022 का। बढ़ते हैं अगली एमसीक्यू की तरफ। अगला एमसीक्यू बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, बताना है इसमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है। तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिड विद पीएच वैल्यू लेस देन 7। जब एसिड, एसिड मतलब अम्ल, और बेस, बेस मतलब क्षार, जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट और वाटर। अब एसिड और बेस किस टाइप का है, इसमें भी वैरायटी है। अगर आपका एसिड स्ट्रांग है, बेस मान लो वीक है, या फिर एसिड वीक है, बेस स्ट्रांग है, या दोनों स्ट्रांग है, या दोनों वीक है, तो अलग अलग वैरायटी ऑफ सॉल्ट बनती है। तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड, अगर आपने स्ट्रांग एसिड लिया, आप बेस कैसा लिया, वीक वाला, तो जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट कैसा होगा, वो एसिडिक टाइप का सॉल्ट होगा। तो बिल्कुल सही बात है, होता है ऐसा। और दूसरा स्टेटमेंट, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, तो इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। देखो क्या है, अगर मान लो आपने सोडियम क्लोराइड लिया, NaCl है ना, नमक जो खाते हैं नमक, उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। अब इसमें आपने पानी डाल दिया तो वाटर एक्वस सॉल्यूशन। तो पानी को अगर आप नमक, पानी नमक आप मिला के जो सॉल्यूशन बनता है ना, इसको ब्राइन भी बोलते हैं, याद रखना, इसको ब्राइन भी बोलते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन जो बना, इस सॉल्यूशन में जब आप बिजली पास करोगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, तो आपका बोल रहा है कि यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड नहीं बनता है, यहाँ पे बनता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, NaOH। और NaOH एक बेस है, एक क्षार है, ठीक है, तो याद रखना है। और इसके अलावा कुछ गैस भी निकलती है, कौन सा, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, तो ये याद रखो। अगली एमसीक्यू हम लोग देख लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बताना है इसमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है। मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये बिल्कुल ये सही है, ठीक है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। अगर किसी आप मेटल को लो, ठीक है, किसी मेटल को लो, अब उसको किसी एसिड में डाल दो, मान लो आपने फॉर एग्जांपल जिंक लिया, अब जिंक को डाल दिया आपने एक एसिड में, H2SO4, H2SO4 एक एसिड है ना, नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। तो बनेगा क्या, ये जो मेटल है ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहां से हटा देगा और ये बनाएगा ZnSO4, ये एक सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। हाइड्रोजन गैस जो है ना बहुत ही ज्वलनशील गैस है, और जब हाइड्रोजन गैस को कभी जलाओगे तो ये जलता है पॉप साउंड के साथ, याद रखना पॉप, ये भी पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में, पॉप साउंड के साथ जो है ये जलता है। बाकी और देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, तो ये आंसर तो पता चल गया, लेकिन बाकी ऑप्शन को भी थोड़ा समझ लेते हैं। नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विच आर बेसिक इन नेचर। नहीं, ये गलत है। किसी नॉन मेटल को लो, जैसे कार्बन एक नॉन मेटल है ना, अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन का ऑक्साइड बनाएगा। और ये जो कार्बन का ऑक्साइड, कार्बन एक नॉन मेटल है, तो कार्बन ऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड जो बना रहा है, इसको मैं बोल सकता हूं ना कि ये एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है। और नॉन मेटल का जो ऑक्साइड जो होता है ना, वो एसिडिक होता है जनरली, वो कैसा होता है, अम्ल प्रवृत्ति का होता है, अम्लीय होता है वो, ठीक है। और मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, अगर मान लो आप किसी भी मेटल को लो, ठीक है, जैसे आपने सोडियम लिया, अब मेटल का ऑक्साइड आप बना रहे हो, सोडियम का ऑक्साइड बना रहे हो, तो मेटल का ऑक्साइड जनरली कैसा होता है, तो बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, याद रखना है ये सारी बातें। इसके अलावा ये फोर्थ स्टेटमेंट समझ, ये फोर्थ वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है कि लेस रिएक्टिव जो मेटल है वो मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। नहीं, ये गलत बात है। इसके लिए हम लोग को ये टेबल थोड़ा समझना पड़ेगा, और ये टेबल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो। इंपॉर्टेंट क्यों है मैं समझाता हूँ। पहले तो ये जो आपका टेबल ये जो दिया हुआ है, इसको बोलते हैं मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है,
मेटल का, जो धातु का, जो कितना ज्यादा धातु जो है प्रतिक्रियाशील है, धातु जो है वो उनका कितना ज्यादा एक्टिव है, रिएक्टिव है, इसका ये सीरीज है। मतलब क्या समझाता हूं, मान लो आप कोई भी आप मैं एग्जांपल से समझाता हूं, आपको एकदम क्लियर एकदम समझ में आ जाएगा। और एग्जांपल के लिए, आपने मान लो आपने क्या किया, आपने लिया मान लो कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट का आपने सॉल्यूशन लिया, कॉपर सल्फेट लिया, इसको पानी में घोल लिया, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आपने लिया। ये कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है, ब्लू कलर का होता है। अब इस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में आपने क्या किया, जिंक के कुछ टुकड़े डाल दिए, Zn, जिंक के कुछ टुकड़े डाल दिए, तो होगा क्या, जिंक जो है ना ये कॉपर को यहां से हटा देगा, कॉपर को यहां से हटा देगा और जिंक का सॉल्यूशन बन जाएगा और कॉपर वहां से निकल जाएगा। तो बेसिकली आप यहाँ पे एक चीज देखो, जिंक ने कॉपर को यहां से हटा दिया और जिंक ने खुद अपना सॉल्ट बना के कॉपर को निकाल लिया। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जिंक ने ऐसा क्यों कर पाया, जिंक ऐसा क्यों कर पाया, इसका आंसर आपको इस टेबल से मिलेगा। इस टेबल में अब देखो जिंक कहां पे है, तो यहां पे है, कॉपर कहां पे है, तो यहां पे है। तो जो मेटल जितना ऊपर है वो उतना ज्यादा रिएक्टिव है, उतना ही ज्यादा वो प्रतिक्रियाशील है। मतलब जिंक क्या कर सकता है, कॉपर को उसके जगह से हटा सकता है किसी सॉल्यूशन में। लेकिन अगर यही कॉपर के बदले मान लो कैल्शियम का सॉल्यूशन होता, तो क्या जिंक हटा पाता उसको, आंसर इज नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि कॉपर कैल्शियम जो है वो जिंक से भी ज्यादा रिएक्टिव है। सोडियम आपको पता होगा कितना ज्यादा रिएक्टिव है, कि सोडियम को अगर आप पानी में डालोगे ना तो आग लग जाएगा। मान लो कहीं पे सोडियम मेटल है, बस पानी आप डाल दो उसमें आग लग जाएगी। ठीक है, अगली एमसीक्यू देख लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट, आपको बताना है कि नॉट करेक्ट, गलती वाला स्टेटमेंट कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू शीट इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। धातु की वह, धातु जो मेटल जो है उसका वह प्रॉपर्टी जिसके थ्रू आप धातु का कोई टुकड़ा है ना, इसको पीट पीट के ना इसकी चादर बना सकते हो, सीट बना सकते हो। मेटल का सीट आप देखते हो ना, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलिएबिलिटी। तो बिल्कुल ये तो सही स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है, धातु को पीट पीट के क्या कर सकते हो आप, उसकी तार बना सकते हो ना, वायर बना सकते हो। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। लेकिन यहां तो बोल रहा है कि गलत वाला स्टेटमेंट कौन सा है, तो क्या कोई गलत मिला हमें, नहीं कोई गलत नहीं मिला। तो इसका मतलब आपका होगा ऑप्शन 1, कोई गलत नहीं है, नाइदर 1 नॉट 2। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड ने ना, देखो अभी तो हमें पता है न्यूक्लियर के बारे में कि न्यूक्लियर कैसा होता है, किस तरीके से एटम्स होते हैं, उसके अंदर कहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है। लेकिन एक टाइम में हमें ये बातें पता नहीं थी, तो अलग अलग साइंटिस्ट अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखेंगे रदरफोर्ड भी अपना एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो ये आंसर देने से पहले ना आप रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या है एक बार थोड़ा सा समझ जाओ, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वैसे आंसर 1 है। अब मैं थोड़ा सा ये समझा देता हूं, ठीक है, कि यहाँ पे जो है नॉट करेक्ट बोल रहे हैं ना, ये पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। अब क्यों गलत है, ये एक्सपेरिमेंट समझो, समझ में आएगा। रदरफोर्ड ने क्या किया, उन्होंने एक गोल्ड, सोना का ना एक बहुत ही पतला सा फॉइल लिया, बहुत ही पतली सी चादर जो है वो गोल्ड का लिया उन्होंने। और इस चादर के ऊपर उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल, जो अल्फा जो कण है, अल्फा पार्टिकल्स जो है, उससे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल से इसको हिट किया, इस गोल्ड की फॉइल को। ठीक है, उन्होंने ये देखा कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो है ना इस गोल्ड फॉइल को पास करके निकल गए, ज्यादातर। ठीक है, तो ये जो अल्फा पार्टिकल जो ज्यादातर पास करके निकल गए, और क्या तो एक बात क्या देखा उन्होंने कि ज्यादातर जो है पास कर गए। मान लो मैं बोल रहा हूं कि 95% पास कर गए। उसके बाद उन्होंने देखा कि 2-4 अल्फा पार्टिकल जो है ना इधर उधर थोड़ा सा कुछ जो है ना इधर उधर जो है छिटक गए, थोड़ा सा अलग जो है एक एंगल पे वो जो है रिफ्लेक्ट हो गए, तो थोड़ा बहुत। और तो मान लो 2% जो है ना वो इधर उधर हो गए। और फॉर एग्जाम्पल 8%, यहाँ पे 95 ना, तो 95 2 हो गया ना, मान लो 2% भी नहीं, मान लो 1%। ये नंबर ऐसे समझाने के लिए समझा रहा हूं मैं। तो 95% तो पास हो गया, 1% तो इधर उधर छिटक गए, और 4% है ना वो एकदम सेंटर में, एकदम सेंटर से जो है 180 डिग्री में जो है वो रिटर्न बैक आ गए। तो ये एक्सपेरिमेंट जब किया रदरफोर्ड ने, तो उस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने ये अनुमान लगाया कि जो अणु है, जो एटम है, एटम के ज्यादातर भाग खाली है, कि खाली है तभी तो ये अल्फा पार्टिकल पास कर गए ना। दूसरा अनुमान ये लगाया कि ज्यादातर जो भी एटम का मास है वो सेंटर में है, तो इसलिए तो 4% सेंटर से पास हुआ। और आसपास में भी थोड़े बहुत पार्टिकल्स है, क्योंकि वहां से भी 1% जो है निकले हैं, लेकिन ज्यादातर पार्ट खाली है। मतलब एटम की संरचना कैसी है, एटम का स्ट्रक्चर कैसे है, वो रदरफोर्ड ने पता लगाया था इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो यहाँ पे देखो पहला स्टेटमेंट गलत क्यों हो गया, द साइज ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है, सेंटर वाला जो एरिया जो है, ये एटम से बड़ा है।
बड़ा कहाँ है, छोटा है ना, न्यूक्लियस तो छोटा वाला एरिया है, बस एक 4% ही पास हो रहा है न्यूक्लियस से, एटम से तो 95% पास हो रहा है। ठीक है, अगली एमसीक्यू देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनो एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कभी हीलियम लिखना होता है तो हम लोग हीलियम ऐसे लिखते हैं, लेकिन अगर क्लोरीन लिखना हो तो Cl2, हाइड्रोजन लिखना हो तो H2, सोडियम लिखना है तो Na। मतलब क्या है, देखो हाइड्रोजन को H2 लिख रहे हैं हम लोग, नोटिस करो, लेकिन हीलियम लिखना है तो H2 नहीं, He2 नहीं लिख रहे हैं, सोडियम के केस में Na2 नहीं लिख रहे हैं, बस Na लिख रहे हैं। तो जहां पे बस एक लिखते हैं ना, एक ही लिखते हैं, वो उनको बोलते हैं मोनो एटॉमिक। हाइड्रोजन कैसा है, डाई एटॉमिक है। कैसा है, डाई एटॉमिक। क्यों डाई एटॉमिक, क्योंकि हाइड्रोजन के एक अणु में, हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में आप देखो दो हाइड्रोजन के जो एटम जो है ये आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं। कौन सा बॉन्ड बहन के बीच में, तो कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। देखो कोई भी डाउट क्वारी हो तो मैंने अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन सब का मैंने लिंक जो है शेयर किया है, आप डायरेक्टली जुड़ के मुझे वहां से बात कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं अगली एमसीक्यू की तरफ में। तो इसका आंसर हो जाएगा हीलियम। हीलियम जो है ना मोनोएटॉमिक है, नाइट्रोजन N2 होता है, ऑक्सीजन O2 होता है, क्लोरीन Cl2 होता है, हीलियम क्या होता है, बस He। नेक्स्ट अगली एमसीक्यू, Who among the following discovered the neutrons? अब ये सब जो क्वेश्चंस है ना, ये सब एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी एमटीएस हो या एसएससी सीजीएल हो, उन सब जो एग्जाम्स होते हैं ना उनका फेवरेट क्वेश्चंस है। आपको हर दूसरे साल में ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बताना है कि आपको न्यूट्रॉन्स का खोज किसने किया, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि गोल्डस्टीन, नील बोर और ये रदरफोर्ड, इन लोगों ने क्या क्या खोज किया। अगर आपको पता है कि आपको इसमें से किसी के बारे में भी पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, या फिर आप मुझे ये बताओ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज किसने की, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। क्योंकि देखो हर साल, लगभग लगभग हर साल एसएससी सीएचएसएल में आप ये सवाल जो है आप देख लोगे। ठीक है, हर एक साल दूसरे साल के बाद में ये सवाल रिपीट होता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आप तैयारी कर रहे हो एसएससी सीएचएसएल 2023 जीके, तो ये सभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सिर्फ एसएससी सीएचएसएल के लिए नहीं, अगर आप तैयारी कर रहे हो एसएससी सीजीएल 2023 जीके के लिए, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बढ़ते हैं अगली एमसीक्यू की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एटम कंपोजिशन इज करेक्ट। तो आपको बताना है कि कौन सा ये जो कंपोजिशन जो एटम का ये बनाया गया है ना ये सही है। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, हाँ बिल्कुल सही बात है। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है ना, परमाणु संख्या जो सोडियम की है कितनी है, 11 है। तो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर का मतलब यह है कि सोडियम को अगर आप देखोगे ना तो उसके एक एटम में आपको 11 प्रोटॉन मिलेंगे। तो किसी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन है वही नंबर बन जाता है उसका परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। मान लो कोई एक एटम है, कोई एटम एक्स नाम का एटम है, इसके अंदर आप देखते हो कि 20 प्रोटॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 20। समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल बिल्कुल पहला वाला सही है। मास नंबर मतलब क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये भी सही है कि किसी भी एटम के अंदर, मान लो कोई एक्स नाम का एटम है, इसमें प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं, इन दोनों नंबर को जोड़ दो तो जो भी नंबर आ रहा है ना वो बन जाता है उसका मास नंबर। तो दोनों ही सही है, ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पे जस्ट एक फॉर्मूला पूछ दिया, ठीक है, तो आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। तो एटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है कि जो मास दिया है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो इससे जो है आपको जो है ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एटम्स जो है वो मिल जाएंगे, बस याद रखना है फॉर्मूला आपको। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वैलेंसी इज करेक्ट। आपको दिया गया है बोरोन का वैलेंसी 2, क्या सही है क्या। बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5। अब ये एटॉमिक नंबर 5 है, इसको अगर आप अरेंज करोगे तो कैसे अरेंज होता है, अगर आप सेल बना के अरेंज करोगे तो पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वाले में कितने हो जाएगा, टोटल 5 है ना, तो 2 तो इधर चले गए, 3 4 5, तो वैलेंसी कितनी हो गई, वैलेंसी हो गया 3। बोरोन की वैलेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। तो पहला वाला तो ये वाला तो गलत दे दिया ना। देखो किसी भी एटम के सबसे लास्ट वाले सेल में जितना एटम होता, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब उस इलेक्ट्रॉन को 8 बनाने के लिए या अपना ऑक्टेट को फिल करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का वो लेन देन करता है ना, वो होता है उसका वैलेंसी। अगेन मैं एक चीज मैं बोल दूं, अगर ये सब चीजें अगर आपको डिटेल में समझना है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्लास ऑक्साइड स्टडी नाम का हमारा जीके का चैनल है, आप वहां पे आ जाओ, समझ में आ जाएगा सब कुछ। दूसरा देखो फ्लोरीन का बता रहा है वैलेंसी कितना बता रहा है, 3 बता रहा है, नहीं ये भी गलत है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, इसको अगर मैं अरेंज करूं तो कैसे अरेंज होगा, सबसे पहले 2 होंगे, फिर उसके बाद वाले में कितने होंगे, उसके बाद वाले में 1 2 3 4 5 6 7, पहले वाले में 2, बाद वाले में 7, तो टोटल 9 अरेंज हो गए ना। तो इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है, मतलब इसमें से कौन सा सही है, दोनों सही नहीं है। बोरोन का 3 होना चाहिए और फ्लोरीन का 1, तो कोई सही नहीं है, नाइदर 1 नॉट 2। अगली एमसीक्यू देख लो,
व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट थर्ड ऑर्बिट ऑफ एम सेल कैन हैव? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एटम में किस तरीके से सजाया गया है, ऑर्बिट में किस तरह से सजा है, उसके लिए फॉर्मूला है 2n²। एन आप सबसे पहले एन को ना 1 पुट करो तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एन का 1² करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। उसके बाद एन अगर अगर मान लो मैं 2 पुट करता हूं, एन का वैल्यू 2 पुट करता हूं तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, 8 आ गया। तो पहले 4 फिर 2, उसके बाद में इसी तरीके से तो करोगे तो 18 आएगा। मतलब कैसे होता है 2 8 18, मतलब आपका सबसे एम के एल एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 18 आ जाएंगे। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा आंसर। अगली एमसीक्यू देखो, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम? अब देखो ये इस तरीके का क्वेश्चंस भी पूछा जा रहा है एसएससी सीएचएसएल के आपके एग्जाम में, है ना, साइंस एमसीक्यू में। एटॉमिक मास, जनरली एटॉमिक नंबर तो स्टूडेंट्स को याद होता है, लेकिन एटॉमिक मास जनरली स्टूडेंट अवॉइड करते हैं। आपको करना ये है कि जो भी थोड़े से फेमस एटम्स है, जो थोड़े से फेमस है, जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम आप बार बार सुनते हो, तो अच्छा होगा कि उनका एटॉमिक मास भी आप याद रखो। क्योंकि देखो ये जो सवाल देख रहे हो ना, ये मैंने नहीं बनाया है, ये आपके एसएससी सीएचएसएल जीके पीवाईक्यू है ना, एसएससी सीएचएसएल 2022 स्टैटिक जीके में ये पूछा गया है। तो नंबर याद रखो 23। तो बाकी जो दूसरे फेमस है जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, कैल्शियम, पोटेशियम, इन सब का आपको याद होना चाहिए। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं, व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PbNO3 ट्वाइस। तो लेड नाइट्रेट को अगर आप करते हो हीट करते हो तो क्या होगा, कौन सा गैस निकलेगा, तो इसको जब हीट करते हैं ना तो क्या बनता है, लेड ऑक्साइड बनता है। इसके अलावा आप देखोगे ना कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है ना ये निकलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो गैस निकलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो लेड ऑक्साइड दिया हुआ है, लेड ऑक्साइड दिया है, लेकिन यहाँ पे सवाल में ध्यान से देखो, सवाल में गैस पूछ रहा है। लेड ऑक्साइड तो सॉलिड है, गैस कौन सा निकल रहा है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं, व्हाट इज द कलर ऑफ आउटर जोन ऑफ कंप्लीशन कंबशन ऑफ कैंडल फ्लेम? आप कभी मोमबत्ती कैंडल वगैरह कुछ जलाओगे, कोई कैंडल वगैरह कुछ जल रहा है, ऐसे करके मान लो ऐसे करके जल रहा है, तो उसमें जो आग निकल रही है ना, उसका आउटर वाला भाग को देखोगे तो वो कौन सा कलर का होता है, तो वो आप देखोगे तो ब्लू कलर का होगा। ठीक है, ब्लू कलर का होता है वो। नेक्स्ट, total pressure of the mixture of ideal gas is sum of partial pressure, this is dash law of partial pressure। बड़ा आसान है, तो ये डाल्टन्स का जो है ये आपका ये लॉ है। तो डाल्टन ने क्या कहा कि जो आइडियल गैस है, जो आदर्श गैस है, आदर्श गैस कौन है, आदर्श गैस, आइडियल गैस किसको बोलते हैं, वो गैस जो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स का लॉ एक साथ फॉलो करता है उसको बोलेंगे आइडियल गैस। और कोई भी गैस आइडियल नहीं है, कोई आइडियल गैस नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली आइडियल गैस के लिए एक लॉ है कि टोटल प्रेशर जो है, मान लो अगर आप मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस लेते हो, आप 2-3 आइडियल गैस ले लिए, उसका मिक्सचर ले लिए, तो पहले वाले गैस का कुछ प्रेशर होगा, दूसरे वाले का कुछ होगा, तीसरे वाले का कुछ होगा, तो इन सब का जो प्रेशर जो होगा ये ऐड कर दोगे ना तो ये टोटल का प्रेशर निकल आएगा। आपको समझ में आ रहा है? तो बेसिकली ऐसा है ये। बाकी बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में, तो ये भी जान लो। बॉयल्स लॉ क्या होता है, तो प्रेशर और वॉल्यूम आपस में कैसे रिलेट करते हैं। अगर आप कुछ गैस लो और गैस के ऊपर अप्लाई करो प्रेशर, तो ये प्रेशर अप्लाई कर, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे प्रेशर आप बढ़ाओगे, दबाव जो है बढ़ाओगे, तो वॉल्यूम जो है, जो आयतन जो है वो कम होगा। मतलब बॉयल्स का लॉ क्या बताता है कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे से क्या है, इनवर्सनली प्रोपोर्शनल है। हिंदी में क्या बोलते हैं, जो है हिंदी में इसको बोलते हैं व्युत क्रमानुपाती जो है ये होगा प्रेशर और वॉल्यूम। चार्ल्स का लॉ क्या बताता है, तो चार्ल्स का लॉ जो है ये बताता है कि टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आप किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हो, तापमान बढ़ाते हो, तो उसका जो आयतन है, उसका जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ेगा, ये बताता है चार्ल्स लॉ। और एवोगाड्रोस लॉ क्या बताता है ये भी समझ लो थोड़ा। एवोगाड्रोस लॉ क्या बताता है कि आप मान लो दो अलग अलग गैस लो, अलग अलग, ठीक है, दो अलग अलग गैस लो, आप दोनों गैस का टेम्परेचर सेम रखो, प्रेशर सेम रखो। ठीक है, अगर दोनों गैस का टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, और आपने जितना अमाउंट ऑफ गैस लिया है ना, वॉल्यूम जो लिया है ना वो भी सेम है, तो दोनों गैस के जो मॉलिक्यूल की संख्या होगी, दोनों गैसों की जो मॉलिक्यूल की जो संख्या जो होगी वो भी बराबर होगी। ये बताता है एवोगाड्रोस का नियम, एवोगाड्रोस लॉ। बढ़ते हैं अगली एमसीक्यू की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कोलॉइड इज एन एग्जांपल ऑफ द फोम? अच्छा, कोलॉइड का मैंने ऑलरेडी जो है मैंने बताया था। ठीक है, तो कोलॉइड का जो ये एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, स्पंज। स्पंज जो है ना ये एक कोलॉइड का ये एक एग्जांपल है, कोलॉइड का एक एग्जांपल है।
अगले एमसीक्यू देख लेते हैं। डैश स्टेट दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर। क्या बता रहा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस, डिफ्यूजन ऑफ गैस का मतलब क्या है, आप मान लो किसी रूम में हो, आप मान लो रूम के इस कॉर्नर में हो, यहां पे बैठे हो, अब रूम के गेट पे कोई दूसरा पर्सन आया अच्छी सी परफ्यूम लगा करके, तो थोड़ी देर बाद आपको उस पर्सन का परफ्यूम का स्मेल आने लगता है ना, तो यानी कि वो परफ्यूम का स्मेल आपके पास क्यों आ रहा है, क्योंकि जो परफ्यूम का जो गैस है ना वो डिफ्यूज हो रहा है, वो आसपास के रूम में फैल रही है, तो इसको बोल रहे हैं डिफ्यूजन। तो गैसेस का जो डिफ्यूजन होने का जो दर है ये इनवर्सनली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इनवर्सनली प्रोपोर्शनल है किस चीज से, स्क्वायर रूट ऑफ उसकी डेंसिटी से, उसकी डेंसिटी से स्क्वायर रूट, उसका डेंसिटी का अगर उसका डेंसिटी उसका घनत्व का अगर स्क्वायर रूट लोगे तो उससे इनवर्सनली प्रोपोर्शनल है ना, व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये कौन सा लॉ है, ये है आपकी ग्राम्स लॉ। बाकी टिंडल्स लॉ तो कोलाइडल के केस में होता है, ठीक है। पास्कल्स लॉ आप देखोगे तो वो प्रेशर के केस में होता है ना, जो दबाव होता है उससे रिलेटेड है। केपलर्स लॉ क्या होता है कि आप देखोगे जैसे पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूम रही है, तो कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे वस्तु के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है, तो वहां पे केपलर्स लॉ अप्लाई होता है, तो उस चीज के लिए है ये। तो ये हमने देखो, तो एक चीज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में आपको बता दूं, तो हमारा ये जो चैनल है क्लास ऑक्साइड स्टडी, क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर्स और क्लास ऑक्साइड इंग्लिश, इन सभी तीनों चैनल को आप चेक करना बिल्कुल ना भूलो। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कमेंट एंड शेयर करें। क्या करा वीडियो में हमने, तो वीडियो में हमने आपके एसएससी सीएचएसएल जीके पीवाईक्यू है ना, एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछे गए सभी केमिस्ट्री एमसीक्यू हमने देख लिए। एक और दूसरा मैं वीडियो लेके आऊंगा, उसमें जितने भी फिजिक्स के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उसके बाद अलग से वीडियो आएगी जिसमें बायोलॉजी के जो सवाल पूछे गए हैं वो सब सभी मैं कवर करूंगा। जो भी जनरल साइंस के एमसीक्यू हैं जो आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में पूछे गए हैं तो वो सभी मैं कवर करूंगा। तो अगर आपको कोई डाउट क्वारी हो तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। थैंक यू।